चाहता था, लेकिन यह नियम है, वह मना नहीं कर सकता था। क्योंकि इन लोगों के लिए अगर ईशान ने उनकी श्रद्धांजलि नहीं ली तो वे असहज महसूस करेंगे। इसे महान समुद्री डाकू युग के युग में एक विकृत प्रणाली के रूप में ही देखा जा सकता है। अंततः ड्रैगन हंटर पायरेट्स के साथ विचार विमर्श के बाद ईशान ने नए योंकों के रूप में अपने लिए नियम तय किए। हालांकि वह श्रद्धांजलि इकट्ठा करता था, लेकिन उसकी राशि बहुत कम थी। गरीब देशों और द्वीपों से वह एक प्रतीकात्मक राशि इकट्ठा करता था, जबकि अमीर देशों और द्वीपों से वह थोड़ी ज्यादा राशि इकट्ठा करता था। ईशान अच्छी तरह जानता था कि उसके संरक्षण में आने वाले कई देश विश्व सरकार के सदस्य राष्ट्र भी थे। लेकिन ये राजा चतुर थे, वे जानते थे कि नई दुनिया में होने के कारण अकेले विश्व सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती। इन विश्व सरकार के सदस्य देशों के नागरिकों को न केवल अपने देश के करों का भुगतान करना पड़ता था, बल्कि दिव्य ड्रैगन को स्वर्गीय श्रद्धांजलि भी देनी पड़ती थी। अगर ईशान एक योंको के रूप में और अधिक श्रद्धांजलि वसूल करता तो इन आम लोगों का जीवन और भी कठिन हो जाता। ईशान ऐसा पाप नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जो कर राशि तय की उससे इन दूतों को अविश्वास हुआ। जब ईशान की बात गंभीर थी तो वे सभी कृतज्ञ हो गए और अपना आभार व्यक्त करते रहे। वे हिसाब लगा सकते थे। बिगमा पायरेट्स को दिए गए खाने के इनाम की तुलना में, हालांकि ड्रैगन हंटर पायरेट्स को पैसे की जरूरत थी, लेकिन बिगमा को दिए गए इनाम से यह बहुत कम था। ऐसी परिस्थितियों में ईशान से मिलने आने वाला प्रत्येक दूत अत्यंत आभारी था, यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी आंतरिक खुशी व्यक्त करने के लिए ईशान के जूते चूमना चाहते थे। ईशान को इस प्रशंसा से बहुत खुशी हुई और उसने इसे स्पष्ट अंतःकरण से स्वीकार किया। हालांकि एक बात ईशान को समझ नहीं आई। इन दूतों के साथ आने वाले सेवकों में इतनी सारी मोटी लड़कियां क्यों थीं? और हर कोई उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। आखिर हो क्या रहा है? यह फिर से मिठाई क्यों है? ड्रैगन हंटर पायरेट्स का पूरा परिवार कई दिनों से व्यस्त था। आज आखिरकार वे सामूहिक भोजन के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जैसे ही ईशान ने मेज पर खाना देखा, वह तुरंत नाराज हो गया। सिर्फ वह ही नहीं, क्रोकोडाइल और एनेल के चेहरे पर भी तिरस्कार के भाव थे। दरअसल ड्रैगन हंटर पायरेट्स के पूरे दल ने अनिच्छा से अपने चाकू और कांटे नीचे रख दिए। कारण सरल था, वे हर समय मिठाई खा खाकर थक चुके थे। हम कुछ नहीं कर सकते। रीजू ईशान के पास बैठी, एक हाथ पर ठुड्डी टिकाए और दूसरे हाथ में कांटे से अपनी प्लेट में डोनट को आलस से चुभला रही थी। होल केक आइलैंड पर ज्यादातर खाना मिठाइयाँ ही होती हैं, चीनी, चॉकलेट, क्रीम, कुकीज वगैरह। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? ईशान ने कमजोरी से अपना शरीर मेज पर टिका दिया और बोला, मुझे मांस और सब्जियां खानी हैं। कुछ नमकीन। इस समय ऋतु ब्रेड के एक टुकड़े पर जैम लगा रही थी। ईशान को ऐसे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, अब तुम योंको हो, तुम्हारी ऐसी उपस्थिति की कमी कैसे हो सकती है? अरे यार, योंको भी इंसान है। ईशान मेज पर जोर जोर से मारने लगा। इसी रफ्तार से तो हमारे सारे ड्रैगन हंटर पायरेट्स 3 फैट पायरेट्स बन जाएंगे। महेश कहाँ है? कहाँ है वो? वह रसोई में है। एनेल ब्लैक फॉरेस्ट केक का एक टुकड़ा पकड़े हुए था। हालांकि वह स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन उसकी मीठी खुशबू से उसे उबकाई आ रही थी। उसने लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया, खड़ा हुआ और बोला, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसे लेने जाता हूँ। इसके साथ ही एनेल बिजली में बदल गया और एक झटके में गायब हो गया। ओह, मुझे भुने हुए मांस और बियर का स्वाद कितना याद आ रहा है। एनेल के जाने के बाद उरुगे ने यह कहा,
जिससे पूरे दल की भूख और भी कम हो गई। एक एक करके उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और बातचीत करने लगे। हालांकि एक अपवाद था, डोरोनी नाम का लड़का। जहां बाकी सबने मिठाइयां खाने से इनकार कर दिया, वहीं उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया और लगातार पेस्ट्री मुंह में ठूंसता रहा। उसे देखकर सब अवाक रह गए, इसलिए उन्होंने अपनी सारी मिठाइयों की प्लेटें उसके सामने सरका दीं। ईशान ने डोरोनी की ओर देखा और असहाय होकर कहा, कभी कभी मुझे डोरोनी के ग्लूटोनी फ्रूट से सचमुच ईर्ष्या होती है, वह इतना कुछ खा सकता है। खाना मिल पाना एक तरह की खुशी है। नाना हंसी। लेकिन मैं हमेशा से तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी। स्काई आइलैंड पर तुमने बड़ी माँ को खाने में क्या दिया था? मरते समय उनके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों थी? इस दौरान सभी ने स्काई आइलैंड पर हुई लड़ाई के बारे में सुना था और यह भी जानते थे कि ईशान ने बिग माँ पर स्नैक्स का एक बैग फेंका था। इसलिए नाना ही नहीं बल्कि पूरा क्रू इस बात को लेकर उत्सुक था। हम फिर से शुरू करते हैं। ईशान अवाक रह गया। हाल ही में बड़ी माँ की मृत्यु से पहले उनकी आनंदित मुस्कान की अटकलें ईशान के कानों तक धीरे धीरे पहुंच रही थीं, जिससे उसे लग रहा था कि आजकल सबकी नजरें उस पर पड़ना थोड़ा अजीब लग रहा है, जिससे वह बहुत असहज हो रहा था। हालांकि उसने समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन यह सिर्फ ड्रैगन हंटर पायरेट्स के अंदर ही था। बाहर क्या क्या अफवाहें उड़ रही थीं, कौन जाने। अंततः उसे समझ में आ गया कि हाल ही में द्वीप पर आए सभी दूत अपने साथ मोटी लड़कियां क्यों लाए थे। लेकिन सच कहूं तो ईशान भी बड़ी माँ की मुस्कुराहट से थोड़ा हैरान था। मत पूछो, मुझे सच में नहीं पता। ईशान ने हाथ उठाकर इशारा किया। पूछना है तो लक्ष्य से पूछो। वही तो किचन में नाश्ता लेने गया था। उसने क्या क्या नाश्ता लिया, ये तो सिर्फ वही जानता है। इसलिए सभी लोग ट्राफल्गर लक्ष्य की ओर देखने लगे तो उन्होंने पाया कि वह एक ओर झुका हुआ था, उसका एक हाथ कुर्सी के पीछे टिका हुआ था और वह अपने बगल में वॉलनट को जूस पीते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। हम लोलिकॉन। सबके सामने वॉलनट के साथ बैठी शुगर ने अचानक लक्ष्य से यह कहा। तुम बदमाश। लक्ष्य शुगर की बातों से इतना क्रोधित हुआ कि उसने दांत पीस लिए, लेकिन वह शर्माने से खुद को नहीं रोक सका। बेबी 5, जो अभी भी लक्ष्य से कुछ हद तक डरा हुआ था, ने जल्दी से शुगर का मुंह बंद कर दिया और उसे चुप करा दिया तथा उसे संकेत दिया कि वह उसे और तंग न करे। आह! सबकी हंसी भरी निगाहें देखकर लक्ष्य को 2 बार खांसी का नाटक करना पड़ा, फिर ठंडे चेहरे से हाथ फैलाकर बोला, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो बस यूं ही उन्हें पकड़ लिया था। कौन जाने बड़ी माँ ने क्या खाया होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईशान ने भौहें चढ़ाई। दरअसल वह यह भी समझ गया था कि उस ब्लैक वॉइड फ्लैश से बिग माँ को उसकी झटपट और आसानी से हराने की वजह दरअसल बिग माँ को एक खास स्नैक खाने से अचानक मिली खुशी थी। उस पल वह बिना किसी बचाव के पूरी तरह से शांत हो गईं और उसके हमले का सीधा सामना किया। लेकिन लक्ष्य जो स्नैक्स का बैग लाया था, उसमें शादी का केक वगैरह तो बिल्कुल नहीं था। इससे बड़ी माँ को खाने की बीमारी से कैसे छुटकारा मिल सकता था? जब सभी लोग हैरान थे, अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, यह सिमला थी। एनेल महेश को साथ लेकर लौट आया था। यह धीमी खींची हुई आवाज जाहिर है महेश की ही थी। सिमला? यह क्या है? मगरमच्छ ने उलझन में पूछा। रेडेन अचानक बोल पड़ा, सिमला एक स्वादिष्ट पेस्ट्री है जिसका उपयोग हमारी विशाल जनजाति के त्योहारों में किया जाता है। वह महेश की ओर मुड़ा और पूछा, तुमने उस दिन सिमला बनाया था? महेश ने सिर हिलाया और धीरे धीरे समझाने लगा।
इससे पहले कि सब उसकी गति से पागल हो जाते, आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ था। पता चला कि होल केक द्वीप पर उतरने से पहले रेडेन ने ईशान से कहा था कि वह बिग मां से मिलना नहीं चाहता। ईशान द्वारा रीजू को द्वीप पर ले जाने के बाद स्काई द्वीप पर रुके रेडेन से सभी ने पूछताछ की और उसने दिग्गजों के बीच प्रचलित बिग मां, दुष्ट देवता, के बारे में किंवदंतियां सुनाईं। महेश भी सुन रहा था। बातचीत के दौरान रेडेन ने बताया कि कैसे बिग मां ने सिमला पेस्ट्री की वजह से एल्बाफ वॉरियर्स के गांव को तबाह कर दिया था और जायंट्स के बड़े भाई को मार डाला था। एक शेफ होने के नाते महेश को इस जादुई पेस्ट्री में स्वाभाविक रूप से दिलचस्पी थी, इसलिए उसने रेडेन से इसे बनाने की विधि पूछी। रायदीन को यकीन नहीं था, वह एक योद्धा था और ऐसी चीजों का अध्ययन नहीं करता था। उसने सिर्फ सिमला के रूप और स्वाद का वर्णन किया था। उसका वर्णन सुनकर महेश ने उसे दोहराने की कोशिश की। चूंकि यह एक प्रायोगिक उत्पाद था, महेश उस समय रसोई में ही रहे। हो सकता है जब लक्ष्य नाश्ता लेने गया हो तो उसने महेश द्वारा बनाया हुआ सिमला भी साथ में रख दिया हो। यह सुनकर ईशान भी हक्का बक्का रह गया। उसे पता था कि महेश का खाना बनाना लाजवाब है, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि महेश का अनोखा सिमला बड़ी मां को उसका स्वाद याद दिला देगा। यह केवल स्पष्टीकरण हो सकता है, अन्यथा ईशान वास्तव में यह नहीं समझ पाता कि बिग मां ने आखिरी क्षण में अचानक अपने खाने के विकार से कैसे बाहर आ गई। खैर, आखिरकार रहस्य सुलझ ही गया। ईशान बोला, लेकिन महेश, तुम हमारे ड्रैगन हंटर पायरेट्स के हेड शेफ हो। क्या तुम हमारे लिए ये मिठाइयाँ बनाना बंद कर सकते हो? भले ही होल केक आइलैंड पर और कोई खाना न हो, लेकिन क्या उन दूतों ने अपने तोहफों में मांस या सब्जियां नहीं लाई थीं? हाँ हाँ। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के दल ने एक के बाद एक विरोध किया। हालांकि महेश ने मासूमियत से डोरोनी की ओर इशारा किया, जो अभी भी खाना खा रही थी, और कहा, वहां थे। लेकिन डोरोनी ने उन को सब खा लिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए और वे काफी देर तक अवाक रहे। आखिरकार जब उन्हें होश आया तो उन्होंने तुरंत पेटू डोरोनी की पिटाई शुरू कर दी। खैर, ऐसा लगता है कि जब तक आपूर्ति जहाज बाहरी समुद्र से वापस नहीं आ जाता, तब तक हमें मिठाई खाते रहना होगा। बैकारेट ने कंधे उचका दिए, फिर चिंतित होकर अपनी कमर की ओर देखा। उसे डर था कि उसका शरीर बहुत खतरे में हो सकता है। न केवल वह, बल्कि कई लड़कियां भी चिंतित थीं। वैसे राघव चौहान अंकल की तरफ से कोई खबर आई है क्या? इस अनौपचारिक बातचीत के बाद ईशान गंभीर विषयों पर बात करने लगा। नहीं, मगरमच्छ ने अपना सिर हिलाया और सिगार काटते हुए बोला। सच में उस बूढ़े ने तो डेन मुशी भी नहीं ली। तुम्हें तो पता ही है कि वानो देश बाहरी दुनिया से कितना अलग थलग है। जब तक हम खुद वहां किसी को नहीं भेजते, हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। चिंता मत करो, रीजू ने ईशान को दिलासा दिया। राघव चौहान अंकल की ताकत बहुत जबरदस्त है, उन्हें कुछ नहीं होगा। सोच रहा हूं क्या मुझे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की सैर करनी चाहिए। ईशान ने सोच-सोचकर अपनी उंगलियां थपथपाईं। मनीष और बाकी लोगों ने ही हमें वानो कंट्री के बारे में बताया था। शायद उनके पास कोई खबर हो। ईशान की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए आगे पीछे उड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए सबने एक दूसरे को देखा और कोई आपत्ति नहीं जताई। जैसे ही ईशान कोई निर्णय लेने वाला था, उन्हें अचानक हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। ऊपर देखने पर उन्होंने देखा कि यह विंसमो के परिवार का योंजी था, जो आकाश से उनकी ओर तेजी से आ रहा था। योंजी तेजी से उतरा,
उसके जेट बूट उसे जमीन से लगभग 1 दर्जन सेंटीमीटर ऊपर मंडराते रहे। अपने भाई को देखकर रीजू ने उत्सुकता से पूछा, योंजी, क्या तुम बाहरी द्वीपों पर तैनात नहीं हो? हम आपसे डैन डैन मुशी के जरिए संपर्क करना चाहते थे, लेकिन पिताजी ने मुझे खुद आने को कहा। योंजी मुस्कुराया और ऋतु, नाना और बैकारेट की खूबसूरत लड़कियों की तरफ कुछ और बार देखा, फिर ईशान से कहा, टेरिटरी स्लग्स ने अलर्ट जारी कर दिया है। एक जहाज बिना इजाजत के टोट्टो लैंड में घुस आया है। समुद्री डाकू? ईशान ने पूछा। तो फिर तुम उन्हें भगा क्यों नहीं देते? देखो, यह एक समुद्री डाकू जहाज है, लेकिन वे दुश्मन नहीं लगते, योंजी ने कहा। तुम्हें खुद आकर देखना चाहिए, क्योंकि उन समुद्री डाकुओं ने खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए कहा था। वे तुम्हारे परिचित लग रहे हैं। योंजी को यह कहते हुए सुनकर कि वे परिचित हैं, उत्सुकतावश ईशान उसके पीछे चला गया। होल केक द्वीप के पूर्व में बिस्किट टाउन द्वीप पर जर्मा के कई क्लोन सैनिक बंदरगाह को घेरे हुए थे। जब ईशान और योंजी वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने 2 क्षतिग्रस्त समुद्री डाकू जहाज देखे। जहाज न सिर्फ फटे हुए थे, बल्कि मस्तूलों पर लटके झंडे भी फटे और घिसे हुए थे। खुशकिस्मती से उन्हें फिर भी पहचाना जा सका। इसलिए जब ईशान ने इन दोनों जहाज़ों पर झंडे देखे तो वह दंग रह गया। चूंकि एक जहाज पर हॉकिंस पायरेट्स का झंडा फहरा रहा था, इसलिए बिजुका जैसा प्रतीक चिन्ह बहुत विशिष्ट था। दूसरे समुद्री डाकू जहाज के झंडे की बात करें तो वह किड पायरेट का था। खैर, वे वास्तव में परिचित थे, कम से कम उनमें से एक तो था। 11 सुपरनोवा में से केवल 3 लोग ऐसे थे जिनसे ईशान अभी तक नहीं मिला था, ज्वेलरी बीना, किड पायरेट्स का यूस्टास किड और उसका अधीनस्थ किलर। लेकिन अब किड पायरेट्स हॉकिंस पायरेट्स के साथ यहां आ गए थे। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि वह अभी-अभी योंको बन गया है और उसे चुनौती देने का मौका मिल गया हो? लेकिन ये जर्जर समुद्री डाकू जहाज तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे। नतीजा यह हुआ कि जब ईशान और योंजी हॉकिंस पायरेट्स के जहाज के डेक पर उतरे तो ईशान स्तब्ध रह गया, क्योंकि डेक की हालत बहुत ही दयनीय थी। हॉकिंस पायरेट्स के सभी सदस्य जख्मों से भरे हुए थे, कई के हाथ पैर टूटे हुए थे। वे डेक पर बेतरतीब पड़े थे, जहाज पर हर जगह खून के धब्बे थे। जहां तक कैप्टन बेसिल हॉकिंस का प्रश्न है, वह मस्तूल के सहारे झुका हुआ था। उसका शरीर खून से लथपथ था, उसके पेट पर एक बड़ा घाव था और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। हॉकिंस पायरेट्स ही नहीं, बल्कि किड पायरेट्स की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, कोई खास बेहतर नहीं। किलर के मुखौटे में एक बड़ी दरार थी, एक हाथ और एक पैर अजीब कोनों पर मुड़े हुए थे, साफ तौर पर भारी बल से टूटे हुए थे। किड का एक हाथ गायब था और उसके चेहरे पर खून से सना एक जख्म था। ईशान को आते देख हॉकिंस के चेहरे पर अब भी हमेशा की तरह भावशून्य भाव था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पलकें उठाईं, ईशान की ओर देखा और कहा, मैं। ईशान समा। क्या हुआ? ईशान ने भौहें चढ़ाते हुए नीचे बैठकर उससे पूछा। हम आपकी मदद मांगने आए हैं। हॉकिंस के स्वर में बेबसी और अफसोस साफ झलक रहा था। अगर मुझे पता होता कि बात यहां तक पहुंचेगी तो उस समय सबाउडी द्वीपसमूह पर हमें हार्ट पायरेट्स और मैड मॉन्क पायरेट्स की तरह आपके साथ शामिल हो जाना चाहिए था। ईशान ने जल्दी से एक कार्ड बदला, ओरिहिमे इनॉय कार्ड पर। उसने हॉकिंस के पेट पर लगे घाव पर हाथ फेरा। सोटेन किशुन की रोशनी उसके घाव पर छा गई और फिर उसने पूछना जारी रखा, यह तुम्हारे साथ किसने किया? जैसे जैसे जख्म भरने लगा, हॉकिंस को काफी आराम महसूस हुआ और उसकी बातचीत ज्यादा सुसंगत हो गई। उसने कहा, ये बीस्ट्स पायरेट्स थे।
पता चला कि न्यू एड वार की लड़ाई के बाद सुपरनोवा समुद्री डाकू भी धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने के लिए नई दुनिया में प्रवेश कर गए थे। हालांकि कैपोन बेज की तरह पिछले कुछ महीनों में लगभग सभी सुपरनोवा समुद्री डाकुओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कैपोन बेगे अपेक्षाकृत भाग्यशाली थे। बिगमा पायरेट्स से मुठभेड़ के बाद हालांकि वे हार गए थे, बिगमा को फायर टैंक पायरेट्स पसंद आ गए और उन्होंने उन्हें भर्ती कर लिया। उस समय अपनी जान बचाने के लिए कैपोन बेगे स्वाभाविक रूप से मान गए, जिसके परिणामस्वरूप बाद में उनकी शादी शिफॉन से हुई। लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनमें से किड सबसे बदकिस्मत था। कैपोन बेगे की तरह किड का भी पहली बार बिगमा पायरेट्स से सामना हुआ। हालांकि उसकी मुलाकात स्वीट कमांडर स्नैक से हुई, जो एक मिशन पर था और जिससे ईशान की मुलाकात नहीं हुई। स्नैक काफी मजबूत था। उसने किड पायरेट्स को सीधे तौर पर हरा दिया और किड का बायां हाथ भी काट दिया। किड पायरेट्स को करारी हार का सामना करना पड़ा और वे घबराकर भाग गए। स्नैक ने उनका पीछा नहीं किया और उन्हें भागने दिया। यहाँ इतिहास का रुख काफी बदल गया था। मूल कहानी के अनुसार उरूज का भी इस स्वीट कमांडर से सामना होता और गंभीर चोटों की कीमत चुकाकर वह स्नैक को बुरी तरह हरा देता। लेकिन चूंकि उरूज ईशान और एनेल के साथ ड्रैगन हंटर पायरेट्स में शामिल हो गया था, इसलिए यह कहानी नहीं बन पाई। इसीलिए हम कहते हैं कि किड पायरेट्स बदकिस्मत थे। शायद बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से स्नैक से बमुश्किल बचकर वे क्वीन द प्लेग से टकरा गए, जो बीस्ट्स पायरेट्स की 3 आपदाओं में से एक थी, और फिर से हार गए। इस बार किड बच नहीं सका। पूरा समुद्री डाकू दल पकड़ लिया गया। हॉकिंस की बात करें तो उसकी मुलाकात किड से जेल में हुई थी। वजह ये थी कि उसके समुद्री डाकू दल का दुर्भाग्य से बीस्ट्स पायरेट्स से भी सामना हो गया था। वास्तव में कार्तिक के बीस्ट्स पायरेट्स ने कुल 3 सुपरनोवा समुद्री डाकू दलों को परास्त किया था: हॉकिंस पायरेट्स, किड पायरेट्स और स्क्रैचमैन अपू के ऑन एयर पायरेट्स। स्क्रैचमैन अपू को अपने और योंको के बीच के बड़े अंतर का एहसास हुआ और वह बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल हो गया। लेकिन हॉकिंस और किड नहीं माने और उन्हें कैद कर लिया गया। कार्तिक हाल ही में वानो कंट्री में उपद्रव मचाने में व्यस्त था, इसलिए उसके पास अभी तक उनसे निपटने का समय नहीं था। असल में इन सुपरनोवा को योंको के समुद्री लुटेरों से इतनी जल्दी नहीं भिड़ना चाहिए था। मूल कहानी के अनुसार ये घटनाएं 1 या 2 साल में घटित हुईं। चाहे हॉकिंस हो या किड, उनके पास नई दुनिया में घूमने, नाम कमाने और अपने इनाम बढ़ाने के लिए काफी समय था, इससे पहले कि योंको उन्हें देख ले और उन्हें सबक सिखा दे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ईशान जैसा उपद्रवी भी था। जब से न्यू एड वॉरसी में कार्तिक से उसकी टक्कर हुई थी, तब से ईशान को न्यू वर्ल्ड के समुद्रों में नया योंको बनने का सबसे संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। इसके कारण बिगमा पायरेट्स और बीस्ट्स पायरेट्स के अलावा व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और रेड हेयर्ड पायरेट्स भी सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि योंको के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी जा रही है। इस धारणा के साथ नतीजा यह हुआ कि दोनों समुद्री लुटेरों के दल अपनी प्रभुता स्थापित करने, यह साबित करने के लिए तत्पर हो गए कि अनुभवी योंको के रूप में उनकी स्थिति अडिग है। तो सुपरनोवा बदकिस्मत थे। हाँ, यह वाकई ईशान की गलती थी। हालांकि वह सुपरनोवाज से नहीं था, फिर भी वह उतना ही युवा था। अपने साथियों के बीच वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, जिसके कारण बिगमा पायरेट्स और बीस्ट्स पायरेट्स सुपरनोवा शब्द के प्रति बहुत संवेदनशील थे। परिणामस्वरूप कैपोन बेज, हॉकिंस और किड जैसे सुपरनोवा सदस्यों को नई दुनिया में प्रवेश करने के तुरंत बाद योंको द्वारा दबा दिया गया। शुरुआत में हॉकिंस और किड कैद थे
और कार्तिक के पास समय होते ही उन्हें एक विकल्प चुनना था, या तो बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल हो जाए या मारे जाएं। लेकिन इसी दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। लगभग एक सप्ताह पहले जब ईशान चाय पार्टी में भाग लेने के लिए होल केक आइलैंड आया था, हॉकिंस और किड भाग निकले। जिस व्यक्ति ने उनके लिए यह अवसर बनाया वह था रेड फ्लैग एक्स देवराज। इससे पहले जब देवराज ईशान से मिला था तो उसने बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल होने की अपनी योजना बताई थी, और उसने ऐसा ही किया भी। चूंकि वह खुद एक जोआन प्रकार का डेविल फ्रूट उपयोग करता था, इसलिए वह आसानी से उनके साथ शामिल हो गया। जब उसे पता चला कि हॉकिंस और किड को पकड़ लिया गया है तो उसने एक मौका ढूंढा, उनकी कोठरी के दरवाजे खोले और उन्हें रिहा कर दिया। उसने उन्हें भागने में इसलिए मदद नहीं की क्योंकि देवराज उन्हें अपना समकालीन मानता था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि हॉकिंस ईशान को जानता है। सबाउडी द्वीप समूह पर ईशान ने दोनों को एक साथ बचाया था। इसलिए जब उसने हॉकिंस और किड को रिहा किया तो उसने हॉकिंस से ईशान तक कुछ जानकारी पहुंचाने में भी मदद करने को कहा। हालांकि हॉकिंस और किड बच गए, लेकिन उनके समुद्री डाकू दल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। वे मुश्किल से हिल पा रहे थे, लेकिन लगभग सभी घायल थे। इसके अलावा उनके जहाज़ों का ज्यादातर सामान बीस्ट्स पायरेट्स ने लूट लिया था और उन्हें कोई दवा नहीं मिल रही थी। हालांकि हॉकिंस ईशान को जानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ईशान का इलाका कहाँ है। दुनिया कहती थी कि ईशान का बेस एक स्काई आइलैंड है, लेकिन हॉकिंस को नहीं पता था कि वह स्काई आइलैंड कहाँ है। वे इसी तरह समुद्र में बहते रहे, शुरू में किसी द्वीप पर उतरकर अपनी चोटों का इलाज ढूंढने की योजना बना रहे थे। लेकिन स्वर्ग सभी रास्ते बंद नहीं करता। इसी दौरान न्यूज़क्रू ने उन्हें खबर दी कि ईशान ने बिग माँ को हरा दिया है और नया योंको बन गया है। तुलनाएं गुस्सा दिलाने वाली हो सकती हैं। सुपरनोवास को योंको ने कुचल दिया था, जबकि ईशान ने एक ही निर्णायक चाल में बिग माँ को सीधे नीचे गिरा दिया था और एक नया योंको बन गया था। खैर, हॉकिंस को भी पता था कि ईशान वाकई उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। असल बात यह थी कि इस अखबार ने ईशान की मौजूदा लोकेशन बता दी थी, इसलिए वे बिग मा पायरेट्स के पुराने इलाके की ओर चल पड़े। हॉकिंस की पूरी कहानी सुनकर ईशान तुरंत ध्यान देने लगा। क्या देवराज ने वाकई हॉकिंस से कोई खुफिया जानकारी देने को कहा था? देवराज अब बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल था, इसलिए जो जानकारी वह दे रहा था वह उनसे संबंधित होनी चाहिए। और बीस्ट्स पायरेट्स के पास हाल ही में कौन सी खुफिया जानकारी हो सकती है? वह वानो कंट्री के बारे में ही होगी। तो ईशान ने झट से कहा, जानकारी कहाँ है? जरा देखूं। यह रहा। हॉकिंस ने अपनी जेब से भविष्यवाणी कार्ड निकाले और ध्यान से दो कार्डों को अलग किया जो आपस में चिपके हुए थे, जिससे उनके अंदर छिपा हुआ एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे ईशान को देते हुए कहा, मुझे डर था कि बीस्ट्स पायरेट्स हमारा पीछा करेंगे, इसलिए मैंने जानकारी छिपा ली। निश्चिंत रहो, मैंने इसे बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ईशान ने सिर हिलाया, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। बोलने के बाद ईशान ने कागज खोला और देवराज द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ा। हालांकि जैसे ही उसने देखा, ईशान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा कि कागज पर लिखा था, राघव चौहान और आरव को वानो देश के डेमियो ने पकड़ लिया है। वे इस समय कैद में हैं। यह खबर देखकर ईशान पूरी तरह से परेशान हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि अंकल राघव चौहान इतने लंबे समय से बिना कोई संदेश भेजे गायब थे। अगर वो डेन मुशी नहीं भी लाए होते तो भी उन्हें एक तो मिल ही जाना चाहिए था, है ना? भले ही वानो कंट्री अलग थलग हो, क्या वो एक भी डेन मुशी नहीं ढूंढ पाए?
अब जाकर ईशान को एहसास हुआ कि अंकल राघव चौहान असल में कैद थे और उनके साथ आरव भी था। आखिर क्या हो रहा है? ईशान ने भौहें चढ़ाकर हॉकिंस से पूछा, क्या तुम वानो कंट्री के बारे में कुछ जानते हो? हॉकिंस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाते हुए बोला, मुझे माफ करना ईशान सामा। हम उस समय कार्तिक के बेस कैंप में कैद थे, वानो कंट्री में नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इस बिंदु पर ईशान को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति से पूछ लिया था। हालांकि इस खुफिया जानकारी को देखकर ईशान को तुरंत वानो देश के लिए उड़ान भरने की इच्छा हुई, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था। सबसे पहले तो वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि देवराज की जानकारी सही है या नहीं। हालांकि ईशान ने एक बार देवराज को बचाया था, लेकिन अब देवराज बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल हो गया था। ईशान को देवराज पर भरोसा था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह जानकारी बीस्ट्स पायरेट्स ने जानबूझकर जारी की होगी, क्योंकि सबको पता है कि चाचा राघव चौहान ईशान के ड्रैगन हंटर पायरेट्स के उपकप्तान हैं। इस खुफिया जानकारी के अनुसार उन्हें वानो कंट्री के डेमियो ने पकड़ लिया है, लेकिन डेमियो के पीछे कार्तिक उनका साथ दे रहा होगा, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या यह बीस्ट्स पायरेट्स का जाल है। कार्तिक जैसे पागल व्यक्ति के साथ वह शायद ऐसी कोई योजना नहीं बना पाता, लेकिन योनको में से ऐसा कौन सा है जिसके आसपास रणनीतिकार नहीं हैं? और सबसे जरूरी बात यह है कि चाचा राघव चौहान खुद अपने उपकप्तान हैं और आरव व्हाइटबियर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन कमांडर है। दोनों को एक साथ पकड़कर क्या वानो कंट्री या कार्तिक को 2 योंको पायरेट्स के दल से एक साथ भिड़ने का डर नहीं होगा? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए ईशान इतनी जल्दी नहीं कर सकता था। अगर वो उन्हें बचाना भी चाहता था तो कम से कम उसे पहले ये तो पता लगाना था कि राघव चौहान और आरव को कहाँ रखा गया है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ईशान ने हॉकिंस से पूछा। बहुत बेहतर। हॉकिंस ने सिर हिलाया और विनती की, ईशान सामा, कृपया मेरे अधीनस्थों का भी इलाज करें। मैं करूंगा, ईशान बोला। लेकिन उस बच्चे का क्या? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। सुपरनोवाज में सभी अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग हैं और किड साफ तौर पर एक विशिष्ट समुद्री डाकू है, क्रूर, असभ्य, घमंडी। संक्षेप में ईशान को उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। इसके अलावा ईशान जानता था कि किड दूसरों के आगे झुकने वाला नहीं है। हॉकिंस का ईशान के साथ जुड़ने का इरादा था, लेकिन किड शायद न हो। ईशान कोई संत नहीं था, वह संभवतः हर उस व्यक्ति को नहीं बचा सकता था जिससे वह मिलता था। मैं समझता हूँ। हॉकिंस ने खड़े होने की कोशिश की, फिर जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गया और ईशान से बोला, लेकिन प्लीज मेरी खातिर उसे इस बार बचा लो। उसके बाद वो जाए या न जाए, मेरा कोई काम नहीं। बस एक एहसान है उस पर, हमारे भागने के दौरान उसके चेहरे पर जो जख्म था वो मेरे लिए लिया गया था। खैर, चूंकि हॉकिंस ने ऐसा कहा था तो स्वाभाविक रूप से ईशान अब मना नहीं करेगा। इसलिए उसने सोटेन किशुन का इस्तेमाल करके हॉकिंस पायरेट्स के सदस्यों को एक एक करके ठीक किया और फिर किड पायरेट्स के जहाज पर चढ़ गया। किड ने ईशान को कमजोरी से देखा और कहा, तुम नए योनको हो, ब्लैक ड्रैगन ईशान। ईशान कुछ नहीं बोला, बस उसे ठंडेपन से देखा और सिर हिला दिया। लगता है तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है। बच्चे ने कड़वी मुस्कान देते हुए कहा, तो फिर अगर तुम हमें बचाना नहीं चाहते तो प्लीज हमें जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। बच्चा वास्तव में तीसरे योनको द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर सका। ईशान ने कुछ और नहीं कहा।
वह नीचे झुका और सोटेन किशुन की रोशनी किड के पूरे शरीर पर छा गई। एक पल में किड को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और उसे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसका पहले से कटा हुआ बायां हाथ, जिसे स्नैक ने काट दिया था, वास्तव में धीरे धीरे वापस बढ़ रहा था। बच्चा कसम खाकर कह सकता था कि यह रोशनी कोई साधारण उपचार नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा चमत्कारी शक्ति थी। दुर्भाग्य से उसे ठीक से पता नहीं था कि यह शक्ति क्या है। शुक्रिया, ईशान ने भावशून्यता से कहा। अगर तुम मुझसे न मिले होते तो तुम्हारा भविष्य का बायां हाथ हमेशा के लिए चला जाता। बायां हाथ? इसका क्या मतलब है? बच्चे को समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि ईशान की बात सच थी। अपना हाथ खोने के बाद से उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका बायां हाथ वापस आ जाएगा। ईशान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और किड पायरेट्स के अन्य सदस्यों को ठीक करने चला गया। ईशान के पीछे खड़े योनजी ने उसे लोगों को ठीक करते हुए देखा और उसके दांत में दर्द होने लगा। उसने ईशान में ऐसी अद्भुत उपचार क्षमताएं पहले कभी नहीं देखी थीं, और अब यह देखकर उसे एहसास हुआ कि ईशान कितना भयानक था। ऐसी उपचार क्षमताओं के साथ अगर दुश्मन उसे तुरंत नहीं मार सकता तो भी वह हमेशा ठीक हो सकता था। अरे सौभाग्य से पिताजी उनके सहयोगी बन गए। ऐसे किसी व्यक्ति से दुश्मनी करना सचमुच मूर्खता है। कुछ ही देर में हॉकिंस पायरेट्स और किड पायरेट्स के सभी सदस्य ठीक हो गए। जिन समुद्री लुटेरों के अंग कट गए थे, वे अपने नए उगे हुए हाथ पैर पकड़े खुशी के आंसू बहा रहे थे। वे ईशान को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी देवता को देख रहे हों। ईशान का काम समाप्त होने के बाद हॉकिंस अपने दल को लेकर आया और वे सभी डेक पर घुटनों के बल बैठ गए। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक शराब का प्याला था जो उन्होंने अभी अभी द्वीप से प्राप्त किया था। हॉकिंस ने अपने प्याले को दोनों हाथों से थामा और अपने सामने खड़े ईशान से कहा, ईशान सामा, आपकी कृपा से आज हॉकिंस समुद्री डाकुओं का पुनर्जन्म हुआ है। अब हमारा पूरा समुद्री डाकू दल भाईचारे की शराब का यह प्याला अर्पित करता है। आज से हॉकिंस समुद्री डाकू, ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं का हिस्सा बन जाएंगे। कृपया यह प्याला पीजिए। कृपया यह प्याला पीजिए। हॉकिंस पायरेट्स के समुद्री लुटेरों ने एक स्वर में कहा। ईशान भाईचारे की इस शराब की रस्म से अनजान नहीं था। उरुज के मैड मॉन्क पायरेट्स और लक्ष्य के हार्ट पायरेट्स पहले भी ऐसा कर चुके थे। इसलिए ईशान ने भी एक जर्मा क्लोन सैनिक से शराब का प्याला लिया, हॉकिंस के साथ प्याले टकराए और कहा, मैं यह प्याला स्वीकार करता हूं। आज से तुम सब ड्रैगन हंटर पायरेट्स के साथी बन जाओगे। हम भाई भाई की तरह रहेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। भाइयों की तरह एक साथ आगे बढ़ना और पीछे हटना। हॉकिंस और उसके मातहत एक साथ चिल्लाए। ईशान को शराब पीने के लिए सिर पीछे झुकाते देख उन्होंने भी साथ में शराब पी। समारोह के समापन के साथ हॉकिंस पायरेट्स ड्रैगन हंटर पायरेट का हिस्सा बन गए। हार्ट पायरेट्स और मैड मॉन्क पायरेट्स की तरह अब से उनका एक ही नाम होगा, ड्रैगन हंटर पायरेट्स। इस समय ईशान के पास जनशक्ति की कमी थी। हॉकिंस और उनका दल ठीक समय पर वहां पहुंच गया, जिससे ड्रैगन हंटर पायरेट्स की संख्या में तुरंत 100 से ज्यादा लोग बढ़ गए। किड पायरेट्स एक तरफ खड़े होकर चुपचाप यह सब देख रहे थे। तभी ईशान भी बच्चे की ओर मुड़ा और बोला, बच्चे, तुम्हारा क्या हाल है? अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ खाना पानी दे सकता हूं। ईशान उन्हें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ठीक कैपोन बेज की तरह, जो कुछ दिन पहले अपनी पत्नी शिफॉन और पुडिंग के साथ होल केक आइलैंड छोड़कर चला गया था। पूरा फायर टैंक पायरेट्स ईशान के ड्रैगन हंटर पायरेट्स में शामिल नहीं हुआ था। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं।
कैपोन बेज को बंधन पसंद नहीं थे, वरना वह ईशान के साथ मिलकर बिग मां के खिलाफ बगावत कैसे कर सकता था। बच्चा कुछ नहीं बोला। उसने ईशान के चेहरे के भाव देखे, फिर आह भरी और अपने साथियों के साथ चला गया। सच कहूं तो इस बार किड का सामना लगातार दो योंकों से हुआ था। यह कहना नामुमकिन था कि वह योंकों की ताकत से नहीं डरता था। वह दरअसल एक मजबूत साथी ढूंढना चाहता था जिस पर वह भरोसा कर सके, लेकिन ईशान के हाव भाव देखकर उसे एहसास हुआ कि ईशान उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। और ईशान का उसे रखने का कोई इरादा नहीं था। किड के स्वभाव को देखते हुए अगर वह रुका तो ड्रैगन हंटर पायरेट्स के लिए मुसीबत ही खड़ी करेगा। जब ईशान हॉकिंस पायरेट्स के सदस्यों को होल केक द्वीप पर वापस लाया और सभी से उनका परिचय कराया, तो ड्रैगन हंटर पायरेट्स के सदस्य अवाक रह गए। वे निश्चित रूप से जानते थे कि हॉकिंस कौन है, बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईशान के इतने कम समय के लिए बाहर जाने के बाद वह अचानक अपने साथियों के एक समूह को वापस ले आएगा। और यह 249 मिलियन बेरीज के इनाम वाला एक और सुपरनोवा था। आपको पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले ही सभी ने अखबार में इनाम के नए पोस्टर देखे थे। यह नौसेना और विश्व सरकार द्वारा पूरे ड्रैगन हंटर पायरेट्स के लिए विशेष रूप से किया गया इनाम समायोजन था, जब ईशान नया योंको बन गया था। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के कप्तान और नेता के रूप में ईशान पर 2 अरब बेरीज का इनाम और नहीं बढ़ा। योंको के पद पर पहुंचने के बाद से नौसेना और विश्व सरकार उसके इनाम को और नहीं बढ़ा सकती थीं। ऐसा नहीं था कि वे नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार कोई भी योंको के इनाम के पीछे जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि ड्रैगन हंटर पायरेट्स के अन्य सदस्यों के इनामों में काफी वृद्धि की गई थी। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के उपकप्तान राघव चौहान इशोक बाउंटी 1-037-000-000 बेरीज, बोट्सवेन थंडर गॉड एनएल बाउंटी 640-000-000 बेरीज, पूर्व शिचिबुकाई अब ड्रैगन हंटर पायरेट्स के चीफ ऑफ स्टाफ डेजर्ट क्रोकोडाइल मगरमच्छ इनाम 520-000-000 बेरीज, डेविल चाइल्ड निकोरितु बाउंटी 140-000-000 बेरीज, रोज नाइट नाना इनाम 98-000-000 बेरीज। इन मुख्य अधिकारियों के अलावा मिस्टर 1 बैकारेट बेबी 5 यार्डी डोरोनी रेडेन जिक और कई अन्य लड़ाकों को भी इनाम दिया गया, जो 50 मिलियन बेरीज से कम नहीं थे। जहां तक ट्राफल्गर लक्ष्य और उरूज की बात है, इन 2 पूर्व सुपरनोवास के इनामों में इस बार लगभग 80 मिलियन बेरीज की वृद्धि की गई थी। अखबार का एक पूरा पन्ना इनाम के पोस्टरों से भरा पड़ा था और ये सभी ड्रैगन हंटर पायरेट्स के सदस्य थे। एक विशेष संस्करण। नए योंको समुद्री डाकू दल को यही सलूक मिला। अब हॉकिंस के शामिल होने के साथ ड्रैगन हंटर पायरेट्स की कुल इनाम राशि 5 बिलियन बेरीज से अधिक हो गई है। इतनी बड़ी इनाम राशि स्वाभाविक रूप से नौसेना और विश्व सरकार द्वारा ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। मूलतः अब जबकि ईशान नए योंको के रूप में अभी सत्तासीन हुआ था और उसे अपने क्षेत्र और शक्ति को सुदृढ़ करने का समय नहीं मिला था, तार्किक रूप से अगर नौसेना और विश्व सरकार थोड़ी होशियार होती तो वे अपने बेड़े भेजकर उन क्षेत्रों पर कब्जा करने का कोई रास्ता खोज सकती थीं जो मूल रूप से बिग मा पायरेट्स के थे। इस तरह नौसेना धीरे धीरे नई दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा सकती थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। वजह साफ है, हालांकि ईशान नया आया है, पर वो कोई साधारण योंको तो नहीं है। मूल योंको सेनाएं अपने अपने इलाकों की रक्षा करती थीं और दूसरे योंको के साथ एकजुट नहीं होती थीं। लेकिन ईशान अलग है। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ अपने रिश्ते के कारण
ये दोनों यों को दल लगभग भाइयों जैसे ही करीब हैं।